अपनी आंखें साफ करते हुए। ऊपर से आप रोने भी नहीं देते, हाँ नहीं तो। ये कहकर वो जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। अनंत नजरों से उसका पीछा करता है और फिर वो भी उसके पीछे जाता है। आरजू जैसे ही अपने कमरे के अंदर जाने लगती है, पीछे से अनंत आकर उसको बाजू से पकड़कर अपने बेहद करीब करते हुए कहता है, ये जितनी बकवास तुम करके आई हो ना, ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। मुंह उतना ही खोलो जितनी जरूरत है, समझी तुम? ये कहकर वो एक झटके से आरजू को छोड़ देता है और अपने कमरे में जाकर जोर से दरवाजा बंद कर लेता है। आरजू अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करते हुए, लो जी, अब तो मेरे बोलने पर भी मनाही है। इनका नाम अनंत ओबरॉय नहीं, राक्षस ओबरॉय होना चाहिए था। ये सोचते सोचते वो लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर उसे जोरों की भूख लगी थी, क्योंकि पूरा दिन ही उसने कुछ खाया नहीं था और वो पूरा दिन सोई भी थी, इसलिए अब भूखे पेट तो उसे नींद आने से रही। दूसरी तरफ साहिल अपने खबरी को फोन करता है। हेलो, कुछ पता चला? भाई, वो मैंने पुलिस का सारा रिकॉर्ड छान मारा है। आरजू नाम की कोई भी पुलिस वाली नहीं है। साहिल कहता है, हो सकता है उसने नाम बदला हो। लगता नहीं भाई, आपने जो फोटो भेजी थी वो भी सर्च की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। फिर भी मैं अभी भी और तलाश कर रहा हूँ। साहिल आगे कहता है, जैसे ही कुछ पता चले मुझे तुरंत फोन करना। फिर साहिल अपने मन में कहता है, कुछ तो ऐसा होगा मिस आरजू। दूसरी तरफ आरजू की भूख बढ़ती जा रही थी। वो उठती है और धीरे से अपना गेट खोलकर देखती है। अनंत का दरवाजा बंद देख वो राहत की सांस लेती है और दबे पैर नीचे किचन में चली जाती है। ठीक उसी वक्त अनंत भी अपने कमरे से बाहर निकलता है और साहिल अपने कमरे से। आरजू नीचे आती है, सभी लाइट्स बंद थीं। फिर भी वो किचन में जाकर धीरे से फ्रिज खोलती है। फ्रिज में शराब, बियर, इसके अलावा कुछ नहीं था। आरजू बुदबुदाते हुए, ये लोग पीने के अलावा और कुछ खाते नहीं है क्या? नाम तो ऐसे लेते हैं अपना कि बस, और घर में कुछ ढंग का खाने को है नहीं। वो फ्रिज को वैसे ही खुला छोड़ स्लैब पर रखा हॉटपॉट चेक करती है, जिसमें एक रोटी रखी हुई थी और पास ही अचार रखा हुआ था। आरजू कहती है, चलो शुक्र है कुछ तो खाने को मिला। साहिल को किचन में से कुछ आवाजें आती हैं। वो उस तरफ बढ़ जाता है। आरजू जल्दी से खाने लगती है। वो इतनी जल्दी जल्दी खा रही थी कि उसे हिचकी आने लगी थी। तभी उसके सामने कोई पानी का गिलास करते हुए बोला, पानी। आरजू पानी लेते हुए, जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े अनंत पर पड़ती है तो खाना अटक जाता है। उसे थोड़ी खांसी आ जाती है। अनंत पानी का गिलास उसके होठों से लगा देता है। बाहर खड़ा साहिल दोनों को देख रहा था। अनंत कहता है, ये चोरों की तरह खाने का मतलब? आरजू कहती है, भूख लगी थी बहुत। अनंत, क्या बकवास कर रही थी तुम? कि नाम इतना बड़ा है और घर में खाने को कुछ नहीं? आरजू मासूमियत से कहती है, आपने सुन लिया? अनंत कहता है, इतनी जोर से बोलोगी तो कोई भी सुन लेगा। फिर अनंत अपने हाथ से उसका चेहरा दूसरी तरफ घुमाता है। वो सामने रखा है दूसरा फ्रिज, समझ गई ना? आरजू सिर हिलाकर हाँ में इशारा करती है। अनंत, जाओ और जो खाना है खा लो। आरजू कहती है, नहीं अब भूख नहीं है, पेट भर गया। अनंत आगे कहता है, अचार और रोटी से? आरजू फिर कहती है, हाँ आदत है मुझे ऐसे अचार से खाने की। अनंत आगे कहता है, हो गई ना पेट पूजा, अब अपने कमरे में जाओ। आरजू एक नजर अनंत को ऊपर से लेकर नीचे तक देखकर कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? पीछे से साहिल कहता है, ये जा रहा है बाहर ये देखने कि आज भी इसे कोई अबला बेसहारा लड़की मिल जाए। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। अनंत गुस्से से आरजू को देखता है, फिर एक एक कदम बढ़ाता हुआ उसके पास जाता है। आरजू एक एक कदम पीछे होती है और पीछे होते होते दीवार से लग जाती है। अनंत उसके बेहद करीब जाकर कहता है, ये जानने वाली तुम होती कौन हो? मैं कहाँ जाता हूँ, कब जाता हूँ, क्या करता हूँ, तुमसे मतलब? आरजू के डर के मारे होठ कपकपा रहे थे, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। अनंत और भी ज्यादा गुस्से से बोलता है, बोला था ना तुम्हें, जितनी जरूरत हो उतना ही मुंह खोलना। फिर आरजू के चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहता है, क्या मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा? आरजू कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी, जो अनंत भी देख पा रहा था। अनंत अपना एक हाथ आरजू की कमर पर रखकर अपने और भी करीब करता है। आरजू और भी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर अनंत के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत उसकी नहीं थी। अनंत उसकी कमर पर अपना कसाव बढ़ाता है। आरजू बड़ी हिम्मत करके कहती है, छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है।
अनंत कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से आकर उसका आदमी, भाई वो। अनंत अपनी जलती निगाहें उस पर डालता है। वो आदमी कहता है, सॉरी भाई। वो कहकर पीछे हो जाता है। अनंत एक नजर आरजू को देखता है जिसने अभी भी कसकर आंखें बंद की हुई थी। वो एक झटके से आरजू को छोड़कर बाहर चला जाता है। आरजू जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। साहिल अपने कमरे में जाकर अपनी उंगलियों को अपने बालों में फंसाकर, इस लड़की की बातें, मुझे आदत है ऐसे अचार से खाने की, मुझे किसी की याद दिलाती है। इस लड़की का चेहरा मुझे मेरी स्नेहा की याद दिलाता है। इतना मिलता है इसका चेहरा मेरी स्नेहा से। साहिल कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। मन में कहता है, पता नहीं मेरी स्नेहा कैसी होगी, पता नहीं उससे अपना ये पागल दोस्त याद भी होगा या नहीं। अब तक तो शादी भी हो गई होगी उसकी, खुश होगी वो, मुझे याद करती होगी या नहीं। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं अब वो साहिल नहीं रहा, एक ऐसे दलदल में फंस गया हूँ जिससे मैं चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकता। चलो वो जहाँ भी रहे बस खुश रहे। अनंत बाहर गार्डन में था और उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसके सामने एक आदमी गिड़गिड़ा रहा था जिसे अनंत के आदमियों ने पकड़ रखा था। आरजू को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर कमरे की खिड़की पर जाती है और नीचे गार्डन का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। अनंत बोलता है, तो तू भी उस गद्दार का साथ दे रहा था? वो आदमी कहता है, भाई सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, एक मौका दे दो, अगली बार ऐसी गलती। अनंत बीच में ही उसके बाल पकड़कर कहता है, दूसरा मौका नहीं देता अनंत ओबरॉय। ऊपर खड़ी आरजू उसकी बातें नहीं सुन पा रही थी, पर इस वक्त उसे अनंत से बहुत डर लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वो आदमी और भी ज्यादा गिड़गिड़ाते हुए कहता है, भाई मेरे बीवी बच्चे, उनका क्या होगा? अनंत कहता है, ये तो शादी करने से पहले सोचना था या फिर गद्दारी करने से पहले। इतना बोलते ही अनंत अपनी पीठ में छिपा छुरा निकालता है और उस आदमी का गला काट देता है। उसके खून की छींटें अनंत के चेहरे पर और कपड़ों पर भी गिरती है। ये सब देखकर आरजू का दिल दहल जाता है। उसकी चीख ना निकल जाए इसलिए वो कसकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और एकदम से खिड़की से पीछे हो जाती है। उसका पूरा शरीर पसीने से भर गया था। वो जल्दी से चद्दर लेकर लेट जाती है। उसे लग रहा था कि अनंत अब यहीं आ जाएगा, नीचे गार्डन में। उठाकर बाहर फेंक दो इसकी लाश को, और कल सुबह इसकी बीवी बच्चे मुझे मेरे सामने चाहिए। गुस्से से गरजता हुआ अनंत वापस अपने कमरे में चला जाता है और शराब की बोतल उठाकर अपने होठों से लगा देता है। रात बीत जाती है। अगली सुबह घर में हो रही चहल पहल से आरजू की नींद खुलती है। वो उठती है तो एक बार फिर रात की घटना उसके दिमाग में घूम जाती है। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। वो और भी डर जाती है। दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं उसकी। गेट फिर नॉक होता है। बड़ी मुश्किल से वो उठती है और गेट खोलती है। बाहर अनंत अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था। कितना सोती हो तुम? आरजू कांपते होठों से कहती है। आप? अनंत कहता है, चलो मेरे साथ। आरजू 2 कदम पीछे होते हुए कहती है, कहाँ? क्यों? मैं नहीं जाऊंगी। अनंत उसके कमरे में आता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। आरजू की डर के मारे हालत खराब हो गई थी। आरजू पीछे होते हुए अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छिपाकर, नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ मत करना। पीछे होते होते वो दीवार से लग जाती है। अनंत उसके करीब जाकर उसके चेहरे से उसका हाथ हटाता है। आरजू ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अनंत अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल पास ले जाता है, इतना करीब कि आरजू को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अनंत कहता है, तुमने देखा? कल रात तुमने सब देखा, देखा ना? 4 आंखें हैं अनंत ओबरॉय की, हर तरफ नजर रखता हूँ मैं। आरजू एकदम से अपनी आंखें खोलकर अनंत की तरफ देखती है, फिर अगले ही पल अपनी नजरें झुका लेती है। अनंत आगे कहता है। अनंत उसका चेहरा ऊपर करके आगे कहता है, देखा ना तुमने? आरजू जल्दी से सर हिलाकर हाँ का इशारा करती है, फिर घबराते हुए कहती है, पर मैं किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। बहुत मासूमियत से वो बोलती है। अनंत उसकी मासूमियत पर हल्का सा मुस्कुरा देता है। एक पल के लिए आरजू खो जाती है उसकी मुस्कान में। अनंत कहता है, रिलैक्स, आदत डालो ये सब देखने की, क्योंकि अब तुम्हें यहीं रहना है और यहाँ ये खून खराबा रोज होता है। फिर आरजू का हाथ पकड़कर कहता है, चलो मेरे साथ। आरजू बहुत घबरा रही थी। ना वो अनंत को मना कर सकती थी, ना चाहते हुए भी वो उसके साथ जाती है। अनंत उसे नीचे लेकर आता है जहाँ नए नए कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। आरजू आंखें बड़ी करके चारों तरफ देख रही थी। अनंत एक तरफ सोफे पर बैठते हुए कहता है, पसंद करो अपने लिए जो चाहिए, जैसा चाहिए। इतने में उसका आदमी उसके पास आकर कहता है, भाई वो नरेश की बीवी और बच्चे,
तभी एक औरत और उसकी 5 साल की बच्ची अंदर आते हैं, जो शायद बहुत घबरा रहे थे। अनंत सिगरेट अपने होठों पर रखते हुए कहता है, मुझे जानती हो? वो औरत कहती है, नहीं साहब। अनंत कहता है, मैं खूनी हूँ, खून किया है मैंने तुम्हारे पति का। ये सुनते ही आरजू हैरानी से अनंत की तरफ देखती है। अनंत आगे कहता है, गद्दारी कर रहा था वो हमारे साथ, सजा तो उसको मिलनी थी। वो औरत कहती है, ये तो आपने बहुत अच्छा किया साहब, रोज दारू पीकर मुझे और मेरी बच्ची को मारता था, खाने तक को नहीं देता था कुछ भी। ऐसे आदमी का तो मर जाना ही अच्छा है, कम से कम हम दोनों चैन से तो रहेंगे। वैसे भी मैंने आपको कभी देखा नहीं, पर आपके बारे में सुना है कि आप गरीबों की बहुत मदद करते हैं, बुरे हो तो बस बुरे लोगों के लिए। भगवान आपको हर खुशी दे साहब जी। अनंत फिर कहता है, देखो तुम्हारी और इस बच्ची की सारी जिम्मेदारी अब मेरी है, तुम चिंता मत करो। फिर अपने एक आदमी को बुलाकर कहता है, इन्हें शांतिवन ले जाओ। वो औरत अनंत को ढेरों दुआएं देकर चली जाती है। आरजू मन ही मन कहती है, क्या है ये, एक तरफ तो राक्षस और एक तरफ देवता। अनंत आरजू की तरफ देखकर उससे कहता है, अभी तक तुमने कुछ पसंद नहीं किया? आरजू जो अनंत की तरफ देख रही थी, वो एकदम से हड़बड़ा जाती है और जल्दी जल्दी कुछ भी उठाने लगती है। अनंत उसकी सभी हरकतें नोटिस कर रहा था। वो एकदम से उठता है और आरजू का हाथ पकड़कर कहता है, ये क्या कर रही हो, घबरा क्यों रही हो इतना? आरजू कहती है, नहीं नहीं तो वो इतने सारे कपड़े हैं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। उसे नहीं पता था कि वो घबराहट में क्या बोल रही है। अनंत एक नौकर को आवाज लगाता है, ये सारे कपड़े आरजू के कमरे में रख कर आओ। आरजू हैरानी से कहती है, इतने सारे? अनंत उसकी तरफ देखकर कहता है, आवाज उतनी जितना जरूरत हो। ये कहकर अनंत घर से बाहर चला जाता है। आरजू भी अपने कमरे में चली जाती है। उसके पूरे कमरे में कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। बाप रे, इतने सारे कपड़े, ये तो मुझे कभी यहाँ से जाने ही नहीं